नमस्कार। बजट पर हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। यह उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा। यह बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। आम आदमी को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है, जिससे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स के बाद कल का बजट 5 सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ऑटो और एग्रो प्रोसेस फूड सेक्टर में न केवल सरकारी निवेश बढ़ेगा, बल्कि यूरोप के विशाल बाजार तक पहुंच से इनकी कमाई में भी भारी उछाल आने की उम्मीद है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है। कल यानी 1 फरवरी 2 वाली छूट सेक्शन 24B की सीमा में बढ़ोतरी की मांग है। पीएम किसान सम्मान निधि में चुनाव और महंगाई को देखते हुए किस्त की राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए बड़े फंड का आवंटन हो सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए आसान ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर नई नीतियों का ऐलान संभव है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक सेक्टर्स को PLI के दायरे में लाया जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। डिजिटल इंडिया और AI ट्रेनिंग के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है। रेलवे के आधुनिकीकरण और नई हाई स्पीड ट्रेनों के लिए रिकॉर्ड बजट मिलने की संभावना है। छोटे शहरों में मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फोकस रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.8% से 7.2% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटा को घटाकर 4.3% तक लाने का है। वैश्विक अस्थिरता के बीच महंगाई को काबू में रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। संकेत मिल रहे हैं कि तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% से ज्यादा टैक्स या अतिरिक्त उपकर लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कल का बजट और बेहद खास भी, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अब संभावनाओं का पिटारा खुल रहा है। देखिए क्या संभावना है। 13 लाख सैलरी तक टैक्स फ्री होंगे। अभी क्या है, 12 लाख में टैक्स फ्री इनकम है। संभावना 12 लाख है। 75,000 की चीजें हैं। देखिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख संभावना देखिए बढ़ जाएगा। ये 12,75,000 जो है, इस पर भी संभावना देखिए क्या टैक्स फ्री सैलरी है। 13 लाख संभावना है बढ़ जाएगी। 12 लाख जो है 12 लाख नहीं, ये संभावना है सैलरी टैक्स फ्री। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी क्या हाल है और क्या संभावना, ये हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए किसान सम्मान निधि क्या है, 500 रुपए प्रति महीना। इसकी संभावना है कि 750 रुपए प्रति महीना हो जाए। इसके अलावा आप समझिए 2,000 रुपए किश्त जाती है किसान सम्मान निधि की, यानी 3,000 रुपए किश्त संभावना है, यानी किसानों की जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। ये हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है
क्योंकि उम्मीद यही है, हर सेक्टर को उम्मीद है, हर इंसान को, कि उसके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में खास हो। किसानों की भी उम्मीदें, बजट के जरिए ही 80 करोड़ गरीबों को फ्री अनाज देने की भी व्यवस्था हो सकती है। जी हाँ, ये तैयारियां हैं कि कैसे किया जाए। आयुष्मान कार्ड वाले फ्री इलाज के लिए पैसे, जी हाँ, ये व्यवस्थाएं बजट के रास्ते ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें को लाया जाएगा। जैसे आपने देखा, एक के बाद एक ट्रेनें आई। बजट के जरिए इस सेना के लिए नए हथियार यानी डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी इस बार होगी। सबसे खास फोकस होगा इसमें। ये तमाम चीजें हैं उम्मीद की कि कल जब बजट पेश हो तो इसके बाद इन सब चीजों पर सबकी नजरें होंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। एक बार परिचय करा दो, शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, यश श्रीवास्तव में प्रवक्ता कांग्रेस के, मोहम्मद एहतेशामुल हक है नेता टीएमसी के। ये लोग हमारे साथ जुड़े। मैं सबसे पहले आप लोगों से बारी बारी करके सवाल पूछता हूं। शुभेंदु शेखर, आपके पास आता हूं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, तो भाई सवाल सबसे पहले आपसे, रविवार को बजट क्यों? सबसे पहला सवाल। अच्छा अनूप जी, रविवार को बजट क्यों नहीं? चलिए, सवाल पे सवाल कर दिया आपने। भाई कोई दिन सब अच्छे होते हैं और रविवार को भी बजट लाया जा सकता है, ये बताने का उद्देश्य है। 1 फरवरी को हम बजट ला रहे हैं और ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है ना संविधान में कि रविवार को नहीं आ सकता या मंगलवार को ही आएगा या अटैची ही साथ में आएगी। तो ये सो मेरे को लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। रविवार को यदि बजट आ रहा है, हम लोग आराम से, जो लोग छुट्टी पे रहते हैं वो आराम से देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें सर, आप जिनको छुट्टी पर रखते हैं उनको ऑफिस बुला रहे हैं, वैसे ऐसा भी हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। और शायद आपने कहा कि रविवार को क्यों नहीं, इसका जवाब शायद यश श्रीवास्तव दे पाएंगे, मोहम्मद एहतेशामुल हक दे पाएंगे टीएमसी के। यश, मैं आपके पास आऊंगा। संडे को, रविवार को बजट के मायने क्या है? यश, आप बता दें। इसके मायने ये है कि फुर्सती लोगों ने वैसे भी कुछ करना नहीं है, तो उनने कहा चलो जो है उठाओ रखो, क्या करना। सीधे शब्दों में कह दिया यश आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें आपने बताया कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ जाएगी और किस्तें बढ़ जाएंगी, ये हम उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जिसने लोगों की कमाई ही नहीं छोड़ी है। तो इनकम टैक्स की लिमिट 1 करोड़ भी कर दीजिए, कमा कौन रहा? और किसानों की जो बनी बनाई मजदूरों की योजना थी मनरेगा, उसको तो खत्म कर दिया, उसका तो स्वरूप बदल के और पता नहीं क्या बना दिया उसको। तो ये लोग किसान सम्मान की किस्त बढ़ा देंगे और कुछ कर भी देंगे, तो उसके बदले में वैसे भी बहुत लूट चुके हैं। हमें बजट में ठोस कोई नीति चाहिए। हमें विश्व व्यापार के सामने खड़े होने के लिए हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज, हमारे रुपये की स्थिति जो बिल्कुल थाली के बैगन जैसी हो गई है, उसको संभालने के लिए कुछ रोबस्ट स्ट्रक्चर चाहिए। जुमलेबाजी की संडे को कर दिया और आधी रात को कर दिया। अभी आप 400-500 के नोट दिखा रहे हैं स्पेशल इफेक्ट से, इंस्टाग्राम पे रील डल रही है, लोग मोबाइल नंबर डाल के नकली नोट बेच रहे हैं झोला भर के गड्डियां दिखा के। तो हमारा वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारे महान प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो हम सचमुच देखना चाहेंगे। बाकी आप संडे को कीजिए या 8वां दिन बना दीजिए हफ्ते में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, मैं वापस आऊंगा यश आपके पास, क्योंकि इसका जवाब मुझे मोहम्मद एहतेशामुल हक से भी लेना है। क्या लगता है हक साहब, संडे का दिन कुछ खास है या फिर आपके घर परिवार के साथ बैठकर बजट देखना है? क्यों? देखिए, ये खास की बात नहीं है। लगता है ये इस से कल का बजट समझ लीजिए जो पेश कर रहे हैं, सारे देश के लोगों को छुट्टी के मौके पर हम समझते हैं निर्मल सीतारमण जी वो पेश करेंगे और दिखलाएंगे। अब ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, बजट होना चाहिए, लेकिन जनता के हित में हो, गरीबों के हित में हो, किसानों के हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। आज 80 करोड़ जनता जो 5 केजी अनाज पर निर्भर है, इस तरह की नहीं हो। हम समझते हैं 80 करोड़ जो जनता आज 5 केजी अनाज, तो ये देखिए ये किस तरह की परिस्थिति है भारत में। 2014 से पहले स्थिति ऐसी नहीं थी कि 5 केजी अनाज पर निर्भर हमारा देश। इसका मतलब है कि 70% लोग, हम लोग गरीबी रेखा से ज्यादा जी रहे हैं। 5 केजी अनाज, आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह का देश की बदहाली है। हम समझते हैं कि इससे निकलना चाहिए और देश के हित में, जनता के हित में। लेकिन हम समझते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी विराजमान दिल्ली के मसनद पे हुई है कि उनके पास में जुमला छोड़ के कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ऐसी सरकार जिस हिसाब से जो बड़ी बड़ी वादे किए थे, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे देश के लोगों को,
15 लाख दूंगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से रोजगार दूंगा। अच्छे दिन आएंगे, काले धन को हम बाहर से लेके आएंगे, लेकिन 400 का सिलेंडर 200 कर देंगे। लेकिन इस तरह की जुमला है। आज देखिए महंगाई, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल का बजट अगर हो हमारे 140 करोड़ देश के वासियों के हित में हो, महंगाई कमी होना चाहिए। रसोई गैस जो 1100 रुपया है वो 500 रुपया होनी चाहिए। आज जो घर के जो एक्सपेंस है आप देखेंगे कि जहां 20-30 हजार एक्सपेंस हो गए हैं वो घटनी चाहिए। आज हर चीज खाने की चीज का हर चीज पर जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लग गया है। आप बताइए कि दवाइयों पर टैक्स, किताबों पर टैक्स, क्या चीज में टैक्स नहीं है? आदमी जीने जब पैदा हो रहा है वहां टैक्स दे रहे हैं, जब मर रहा है वहां टैक्स दे रहे हैं। तो हम समझते हैं इस टैक्स से आदमी को निकलना चाहिए। और इस बार उम्मीद है कि आप टैक्स से निकल पाएंगे। ऐसे टैक्स से लोग गरीब, लग रहा है आपको कि इस बार ऐसे टैक्स से निकल पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे हम लोग। यहाँ किसी की नहीं है। आने वाले दिनों में आप समझिए कि महंगाई, आज देखिए इतना, आज डॉलर की क्या परिस्थिति है, डॉलर कितना गिर गया है। आज सोना कहाँ हो गया है, सोना सपना हो जाएगा। हम लोग अपनी बच्चियों की शादी में, बहनों की शादी में, बेटियों की शादी में हम लोग 2 बार 3 बार जेवर दे पाते थे। आज 80% लोग आज जेवर, वो जो है गहना जो सोना है, अपनी बेटियों को, अपने बच्चियों को या उपहार में नहीं दे पाएंगे। ये परिस्थिति हो गया। सबसे बड़ा तो यहाँ ये हाल है कि पेट में समझ लिए अनाज नहीं है। 5 केजी अनाज अब 80 करोड़ गर्व से बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गर्व से बोलते हैं कि 5 केजी अनाज हम देशवासियों को, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है। इससे और क्या की बात है कि हमारे देश के लोग 5 केजी अनाज में आप एक आदमी क्या खा पाएंगे? ये दुख की, ये बहुत बड़ी, ये चलिए मैं वापस आऊंगा एहतेशाम जी, आपके पास आऊंगा। सत्ता में मैं शुभेंदु शेखर जी के पास चलता हूं। शुभेंदु जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरेंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन कर ले, चाहे कुछ कर ले, पहले आपने इतना ले लिया है कि अब कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई राहत नहीं मिलेगी। बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से। यस जी के अंदर बड़ा जहर भरा हुआ है। क्या कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। अब विपक्ष में है तो सीधी चीजें दिखेंगी नहीं उनको। उन्होंने कहा बड़ी खराब हो गई है अर्थव्यवस्था। उनको भूल गए कि उनके शासन काल में विश्व की लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस सरकार की थी और 12वीं 13वीं नंबर पे कहीं थी। आज वो 4थे नंबर पे आई है और कुछ वर्षों में 3रे नंबर पे हो गई। पूरा विश्व का रिपोर्ट्स है, फिर भी यश साहब को दिखता ही नहीं है। वो कह रहे हैं फुर्सत के लोग हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहीं पे भी उनको काम ही नहीं करना है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से अनूप जी बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 16 घंटे 18 घंटे काम करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की तरह 5-6 घंटे काम करते थे और शनिवार रविवार छुट्टी रहते थे। तो और वैसे तो आदत ही ऐसी है कांग्रेस के लोगों को। मैं क्या बताऊं, 15 दिन वहां बिहार गए थे चुनाव में, फिर उनको जाना पड़ा दूसरे देश में आराम करने के लिए। ये तो तरीका है कांग्रेस के काम करने का। हम एक एक दिन एक एक घंटा बचाना चाहते हैं। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपने सवाल कांग्रेस से किया। दूसरा, उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को 5 केजी क्यों दे रहे हैं, ये भी दिक्कत है इनको। देखिए कुछ बता रहे हैं यश, कुछ दिखा रहे हैं अपने टैब में। मैं चाहूंगा यश जवाब भी दे दे। शुभेंदु शेखर अवस्थी ने बीजेपी की तरफ से बहुत सारे सवाल आपके ऊपर है कि आपकी तरह काम नहीं होता आपके कार्यकाल में जैसा काम था। भुखमरी थी, हम तो सबको भोजन दे रहे हैं। अनूप जी अब आपको यहीं पे एक बहुत साफ साफ फर्क दिखेगा। कांग्रेस वाले या कहिए पूरे इंडिया गठबंधन वाले हर बार एक नया आरोप खोज के लाते हैं जिसका उनके पास प्रमाण भी होता है। जैसे मैंने अभी नकली नोट का वीडियो दिखाया, ये ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे चल रहा है। मोबाइल नंबर ठप्पे से डला हुआ है कि भैया ये मोबाइल नंबर पे आ जाओ और हमसे नकली नोट ले लो, भाव तय है, सब कुछ है। लेकिन शुभेंदु जी के पास वही घिसी हुई स्क्रिप्ट है जो आपको हर डिबेट में हर भाजपा वाला बोलेगा। अब मैं इनसे पूछता हूं कि यदि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे सकते हैं तो क्यों नहीं ये उस बेनामी संस्था के हर व्यक्ति को 15 किलो अनाज दे दें और उनका सारा पैसा गरीबों में बांट दें? क्यों नहीं करते? ये दिल्ली में एक बड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसमें दे दीजिए गरीबों को मुफ्त आवास।
हम मान लें आप बड़े फिलैंथ्रोपिक हैं। और मैं क्यों करेंसी और ये बंटवारे की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने देश में देशी और विदेशी शराब की दुकानों को मिक्स किया। पहले देशी और विदेशी अलग मिलती थी, इन्होंने उसको कंपोजिट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इन्हीं के दोस्तों ने अपने नए नए ब्रांड बना के रखे थे। अब विदेशी खरीदने वाला वो तो खरीदता नहीं, तो देशी के बहाने वो टिकाई गई। अभी ये जो इनकी मदर ऑफ ऑल डील चल रहा है, उसमें यूरोप से आने वाली वाइन सस्ती होने वाली है। तो अब तंबाकू के जरिए, सिगरेट के जरिए वित्त मंत्रालय ये कोशिश कर रहा है कि इनके दोस्त जो हैं वो वापस देसी की दुकानों पे सीमित हो जाएं, और वो जो यूरोप से आने वाली है वो बिक जाए, ताकि हमारी जो लाज है वो बची रहे यूरोपियन यूनियन के सामने। ये इनकी हालत है। तो ऐसी बिन पैंदी के लोटे जैसी नीतियां बनाने वालों का यही हश्र होता है। सिर्फ इतना फर्क है कि इनके हश्र के चक्कर में भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही। कल जो बजट आने वाला है उसके प्रति मुझे पूरा पता है, अच्छी तरह से इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के, कि भारत की जनता ने इनसे जो मांगा है उसको छोड़ के ये सब देंगे। इनसे किसी ने नहीं मांगा कि आप 10 साल में दरभंगा एम्स के गेट का सीमेंट स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए। इनसे मांगी बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, लेकिन ये किसी के अपनी जेब खर्च से बने हुए स्कूल को तोड़ने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। तो जब तक देश 16वीं शताब्दी की इन बातों में फंसा रहेगा कि तू हिंदू मैं मुसलमान ऐसा वैसा, तब तक आप 22वीं सदी की तरफ दौड़ते हुए विश्व से कैसे मुकाबला करेंगे? दुनिया में इस बात पर रिसर्च चल रही है कि कैसे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, यानी प्रदूषण घटाएं, कैसे हम प्रकृति को और मानव को और मशीन को साथ लेके चलें। हम यहाँ पे इटली से इंपोर्ट करके खराब और हैजार्डस केमिकल्स की फैक्ट्री महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगा रहे हैं। वहां के किसानों की, वहां की जमीन की हमेशा के लिए हम खराबी कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पता नहीं किस बात की। तो आने वाले समय में, इस साल के आने वाले बजट में, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि सच जो जनता को चाहिए उसको आगे बढ़ाना और सरकार को मजबूर करना कि वो उन नीतियों पर गंभीरता से सोचे। ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है, और करना भी यही चाहिए कि बजट जो है वो आम लोगों के लिए होना चाहिए, किसी जाति खास विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। एहतेशाम जी, मैं आपके पास आता हूं। आप जिस पार्टी से हैं, पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी, चुनाव भी है, क्या उम्मीद है इस बार पश्चिम बंगाल को कुछ खास मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्या उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कि हमेशा से पश्चिम बंगाल को इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, और इन्होंने, आपको मालूम होगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे 1,96,000 करोड़ जो मेरे केंद्र पैसा लेके जाते हैं, जीएसटी के पैसे और 100 दिन के पैसे, इनको रोक के रखे हैं। ये रोक के रखे हैं ताकि ममता बनर्जी के हाथ में पैसा नहीं हो, और हम पैसा नहीं दे इनके लिए, समझिए यहाँ की जनता इनके अगेंस्ट में जाए। लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस भी तरह से, देखिए, राज्य बहुत अच्छे ढंग से चला रही है, और यहाँ 98 योजनाएं हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने यहाँ के 10 करोड़ से ऊपर की जनता के लिए की है। इन्होंने ये हम लोगों को सौतेलापन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 2021 में बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था आपकी बात 200 के पार, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की जनता, सेकुलर जनता को नमस्कार करता हूँ। उन्होंने इन पर भरोसा नहीं किया, 77 सीट पर समझ लिए ला के खड़ा कर दिया था। अब फिर अभी देखिए इलेक्शन आया है, तो ये क्या है, डेली पैसेंजर के हिसाब से देखिएगा, पूरे केंद्र, प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, तमाम, चलिए ये तो वाजिब सी बात है, जहां चुनाव होते हैं, पूरे होटल को, जहां चुनाव होते हैं वहां तमाम लोग पहुंचते हैं। हो सकता है कांग्रेस के साथ आपकी बातचीत हो तो राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, मोदी जी भी पहुंचेंगे, तमाम लोग पहुंचे, चुनाव है, पहुंचेंगे। लेकिन हम बात बजट पर कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी साल जहां होता है वहां के लिए खास होता है। तो कल भारत का बजट पेश होने वाला है, और उससे पहले हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए कि आखिर क्या चाहता है हिंदुस्तान, आखिर क्या उम्मीद है कल के बजट से। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम देवनाथ का रुख कर लेते हैं। हमारे विशेष सहयोगी देवनाथ कुछ लोगों के साथ है। देवनाथ, आप कहां हैं इस वक्त, और आम लोग क्या चाहते हैं इस बार बजट से, आप जानिए उनसे, बताएं। देखिए अनूप, आज जहां मैं बैठा हूं वो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट सदर मार्केट है, सदर बाजार, जिसकी चर्चा आप सब जगह सुनते हैं। लेकिन ये जो मैं तस्वीरों में कहूंगा, दिखाएंगे कि ये जो व्यापारी लोग हैं, इनके विचार में क्या बजट होना चाहिए, सरकार क्या करना चाहिए सरकार को, ये सब पूछते हैं। जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। सर ये बताइए, इस बार बजट से किस तरीके की उम्मीद है?
देखिए, बजट से हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो मिडिल क्लास व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, उसका काम खत्म होता जा रहा है। और सरकार जिस प्रकार को पैकेज लाना चाहिए व्यापारियों के लिए, जिस प्रकार की मार्केट के सुधार के लिए व्यापारियों को सस्ते पे लोन मिले, और उसके अलावा हाँ बात कर लेते हैं सर। एक सेकंड आप बताइए सर, इस बार बजट आएगा, आप क्या सोच रहे हैं? किसी भी सरकार की सोच का दर्पण होता है बजट। हमारा व्यापारिक वर्ग चाहता है कि हमारे युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट होना चाहिए। जो 12 लाख की स्कीम सरकार ने पिछले साल दी, उसको बढ़ाना चाहिए। और सरकार का एक विजन था, वन नेशन वन टैक्स, तो सरकार को इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। इनकम टैक्स जैसे प्रावधान को खत्म होना चाहिए। जीएसटी और केवल और जीएसटी एक टैक्स रहना चाहिए, वन टैक्स। वन नेशन की क्या डेफिनेशन सरकार? अनूप, ये भी है, व्यापारी जो है देश बनाते हैं, देश के व्यापार को बनाते हैं। सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, सरकार से कोई मांग है? सरकार से यही है कि हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा बजट आए जिससे हमारे को कोई ऐसा पैकेज दें जिससे टैक्स के अंदर भी हमारे को रिलीफ मिले। आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को करना चाहिए? इस बजट से क्या उम्मीद है? इस बजट से हमको यही उम्मीद है कि हमारा पेपर वर्क कम होना चाहिए। पेपर वर्क कितना है, व्यापारी इसी काम में उलझा रहता है, अपने व्यापार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। अनूप, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, ये जो मार्केट है ना, यहां पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला मार्केट है। यहां रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला और तमाम सारे दुकानदार, और इन दुकानदारों की यानी व्यवसायियों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग चल रही है उससे मार्केट टूटेगा अगर, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जिस तरीके से कल्चर की बात कर रहे हैं यहां पर व्यवसायी, वो इतना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे देश का कल्चर है कि इस दुकान से हम सामान खरीदेंगे, अगर बड़े व्यापारियों के यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को ये हिस्से ये व्यापार जाता है तो वो बहुत मुश्किल वाला काम है। आखिरी बार ये बता दीजिए आप कि क्या करना चाहिए सरकार को? देखो, सरकार को ये करना चाहिए, इस समय मध्यम क्लास जो व्यापारी है उसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा व्यापारी है जो हर बंदे को रोजगार देता है, चाहे वो निचले लेवल हो या वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह। एक मिनट आप बता दीजिए सर, आप क्या सोचते हैं? सर मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे ख्याल 35-40 साल हो गए हैं ये सदर बाजार में व्यापार करते हुए, आज तक कोई सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की कि जिससे कि होलसेल मार्केट को तरक्की मिले। और तरक्की ऐसी होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए हर काम में। ना तो यहाँ पे कोई बजट के कारण ना तो ये जीएसटी कम करते हैं, जीएसटी एक फ्लैट रेट होना चाहिए ताकि कोई सारे का व्यापार लगभग एक समान चले। बिल्कुल, एक युवा व्यापारी भी हैं सर, बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है? सर सबसे बड़ी बात है, मैं अपने पीढ़ी का तीसरा हूँ यहाँ पर जो आके दुकान संभालता हूँ। इतने साल से हम टैक्स देते आए हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी जब सर्विस करता है गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है, व्यापारियों को आज तक क्या दिया गया? व्यापारी क्यों ठगा महसूस करे भाई? अनूप, ये सवाल तो है ना, बताइए सर, आप बता दीजिए। उम्मीद है कि बजट से कुछ राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। राहत मिलेगी, लेकिन इस राहत के बीच 3 सवाल मैं देता हूं अनूप। पहला सवाल ये कि जो देश बनाने वाले व्यापारी हैं उनके लिए पैकेज क्यों नहीं है? दूसरा ये कि जो लोग खुदरे मार्केट पर जिंदा हैं, तमाम सारे परिवारों को रोजगार मिल रहा है, ऐसे मार्केट को तोड़ने की क्या कोई कोशिश हो रही है ऑनलाइन के नाम पर? ये, और तीसरा ये कि जो देश बना रहे हैं उन व्यापारियों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच इस सदर मार्केट की बात करें तो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट, जहां से पूरे देश को एक समझिए बहुत सारे सामानों की सप्लाई होती है, सस्ते महंगे हर तरह के, और ड्राई फ्रूट का तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी के हेल्थ के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का जो हेल्थ है वो भी ये मार्केट ठीक करता है। आप बताइए एक बात कि सरकार तो बहुत कुछ दावे कर रही है, आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं? देखिए, सरकार के दावे कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जमीनी हकीकत तक नहीं आते। आज बिल्कुल देवनाथ, देखिए जो आम आदमी है, आम व्यापारी जो है वो भी बहुत सारी उम्मीदों के साथ है कि कल उनके लिए कुछ खास होगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि कल जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी उस समय इस आम आदमी के लिए, आम व्यापारी के लिए कुछ तो खास निकलेगा। मैं अवस्थी साहब आपके पास ही आऊंगा। देखिए, हमने व्यापारियों से बात भी करा दी आपको। व्यापारी कह रहे हैं भाई एक देश एक टैक्स होना चाहिए, बात तो आप कर रहे हैं लेकिन उस पर आ नहीं रहे, कब होगा ये? देखिए, भारत में जीएसटी लगने के बाद जो सेल्स टैक्स है वो ऑलमोस्ट एक हो गया, और बहुत सारी जो उसके अलग अलग स्लैब्स थे उसको खत्म करके कम किए गए, और बाकी को भी और रैशनलाइज किया जाना है। और मेरे को लगता है कि 2-3 सालों में और हो जाएगा, जिस बात के लिए वो कह रहे थे।
पर मैं 2-3 पॉइंट और कहना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को कि किस तरीके से उनकी समय पे जो भारत की अर्थव्यवस्था डूबी हुई थी, वो विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली, हाईएस्ट जिसकी स्पीड है 6.3% के हिसाब से बढ़ रही है। और हमको लगता है कि 2027 में अभी 4.19 ट्रिलियन है, जो हम 27 और 28 के बीच में 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की बात कर रहे हैं। फिर जीडीपी जो हमारा है वो 8.2 की बेसिस पे है, और वहीं मुद्रास्फीति 3.8% है, जो अपने आप में बहुत लोएस्ट है। महंगाई दर की बात भी इन्होंने कही, क्योंकि यश साहब है, कुछ भी बोलते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में महंगाई दर 4.75 है, और 13-14 में जब इनकी सरकार थी तो डबल डिजिट में थी 10.1%। या तो ये पढ़ते नहीं हैं, या इनको पढ़ने की इच्छा नहीं है। फिर अभी कोई बहाव कह रहे थे कि बहुत महंगा पड़ गया एलपीजी सिलेंडर, तो बता देना चाहता हूं मार्च 2014 में जब हमारी सरकार आई मई में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में हमको 1050 रुपए का मिलता था, जो आज की तारीख में 853, 11 साल बाद भी 853 रुपए में मिलता है। और उज्ज्वला योजना के हिसाब से हमने कितने करोड़ों को, उसकी फिगर नहीं है, हमने फ्री सिलेंडर दिया। आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में होता था कि ये सिलेंडर देंगे, इतने सब्सिडी देंगे, 8 नहीं 9 देंगे, लाइन लगा के खड़ते रहो, आज बुक कराओ तो 1 महीने बाद आता है। ये था कांग्रेस का सरकार। नहीं, आपने एक बात कही कि ये पढ़ लिख कर नहीं आते हैं शुभेंदु जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यश टैब लेकर बैठते हैं और भाई पढ़ते हैं, हाथ चोट लगा हुआ उनके हाथ में, लेकिन देखिए हाथ बुलंद है, सवाल का जवाब दे रहे हैं आपको। लगा के, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन से देखते हैं। उनके डायरेक्शन में देखने का तरीका यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो सब गलत है। यश बताएंगे आपको, यश नहीं है। आपकी सरकार में ऐसा बजट आया, ये कह रहे हैं, आप पढ़ते लिखते नहीं है कांग्रेस वाले, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं अनूप जी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले गलत हैं, आरएसएस वाले भी एब्सोल्युटली गलत है। अब क्या है, देखिए अभी आपने जो रिपोर्टर महोदय लोगों के बीच सदर बाजार में बैठे थे, उनमें से एक सज्जन ने कहा कि भाई हम टैक्स कितनी बार भरें, टैक्स सिंप्लीफाई होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। ये उस पूरी चर्चा का सबसे टैंजिबल फैक्ट है। सेल्स टैक्स साल में एक बार भरा जाता था, और ऐसा नहीं है कि देश का हर छोटा व्यापारी चोरी करने बैठा हुआ है। अब वो 1-2 चोरी करने ही बैठे हैं और सरकार करवा रही है, वो अलग बात है। लेकिन देश का हर दुकानदार, हर रेहड़ी ठेले वाला, हर छोटा व्यापारी, हर एमएसएमई वाला चोरी कर रहा है। ऐसी बहानेबाजी बना के इन्होंने जीएसटी लाए, और जितने संशोधन अभी तक भारत के संविधान में हुए हैं, लगभग उतने इन्होंने जीएसटी में इतने टाइम में कर लिए। उसके बाद भी एक आम व्यापारी ने आज जो बोला, वो आपकी मेरे आंखें खोल देने के लिए काफी है। बीजेपी वाले आंखें बंद करने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी नहीं खुलेंगी। अब एक बात जो स्टॉक मार्केट की है, हमारे देश के स्टॉक मार्केट का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल है वो इजरायली कंपनीज के पास है। चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर और साइबर आर्क, ये 2 कंपनियां हैं, इनकी पेरेंट कंपनीज इजरायली हैं। और इनकी ये हालत है कि हमारे देश की बहुत सारी फार्मा कंपनियों का सॉफ्टवेयर एडमिन असल में इजरायली कंपनी है। यदि वो बटन दबा दें तो हमारे देश की कंपनी का मालिक अपने खुद के सॉफ्टवेयर में नहीं घुस सकता। ये हालत इन्होंने लाके कर दी है। ये तब हुआ है जब इन्होंने देश के एनएसई को ही पब्लिक कर दिया, जिस बाजार में लेन देन होता है उस बाजार को ही बेच डाला। ये इनकी हरकतें हैं। और अभी जेफरी एप्स्टीन का नाम बहुत उछला था, तो अभी एक खुलासा आया है जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के एक पत्र में, जिसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने एप्स्टीन की सलाह से इजराइल में कुछ काम किए यूएस के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। तो ये हमारी आर्थिक नीतियों पर कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा सवाल है, ये मजाक नहीं है अनूप जी। तो हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं तो छोड़िए, हमारा तो इस समय सीधा सीधा सवाल है और जिम्मेदारी की दरकार है इस सरकार से कि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए देश के संसाधनों से खिलवाड़ करना बंद करें। अभी मैंने आपको शराब नीति के बारे में बताया। आप ही सोचिए, जब यूरोप की वाइन, यूरोप का अल्कोहल आके यहाँ पे सस्ता बिकेगा, तो ये जो इनके दोस्तों ने नए नए ब्रांड खोल के बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, उनका क्या होगा? क्या वो क्लैश नहीं होगा?
क्या एक नए तरह के वित्तीय अपराध खड़े नहीं होंगे? और वो जो 500 के नोट नकली बेचे जा रहे हैं सरेआम इंस्टाग्राम पे रील डाल डाल के, मोबाइल नंबर समेत, बताइए अपराधियों को डर तक नहीं है कि हम नकली नोट बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर और ठोस ढांचे की जरूरत है। उम्मीद करते हैं यश कल शायद कुछ बेहतर हो। इससे काम हम नहीं उम्मीद चलता कर है। सकते हैं कि कल कुछ बेहतर हो। एहतशामुल जी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है, आम सबसे आदमी बढ़िया क्या होगा सोचता अनूप है? जी की ये पूरी सरकार इस्तीफा दे दे। अच्छा चले क्या ये बात बात है। मैं पूछूंगा कितना शुभेंदु जी से। दिन में सपने देखते हो। चले मैं दिन में सपने देखते हो। शुभेंदु जाऊंगा आपके पास। एहतशामुल जी हमारे साथ हैं। आपके जानना चाहूंगा हक साहब, आम आदमी क्या सोचता है? अगर आम आदमी के नजरिए से हम देखें तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे पैसे जितने ज्यादा से ज्यादा बच पाए, उसकी कोशिश यही होती है। उम्मीद करता है कि क्या सस्ता हो क्या महंगा हो, सस्ता ज्यादा हो महंगा कम हो। आप आम आदमी के नजरिए से क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं अनूप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मित्र हिसाब से अभी शुभेंदु शेखर जी कह रहे थे कि 18 घंटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, वर्क करते हैं। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उतने 6 घंटा काम करते, लेकिन 6 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री से देश सस्ती, हर चीज सस्ती थी, देश का हर सामान सस्ता था। लेकिन 18 घंटा काम करने वाले जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, 18 घंटा काम कर करके देखिए आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो मैं एज ए ह्यूमन, एज ए नॉर्मल इंसान के हिसाब से मैं भारत का जो बजट कल पेश होने वाला है, मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं भारत एक्सप्रेस के अच्छा बजट हो जो हमारे देश में तमाम 140 करोड़ जनता है उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उसकी समझ लिए कितनी भी मेडिकल जो भी एक्सपेंस हो वो फ्री होनी चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे देश के 140 करोड़ जनता को सिर्फ शिक्षा और मेडिकल फ्री हो जाए। मुझे आपके चैनल के यही 2 बात कहने हैं, बाकी हमारे 140 करोड़ जनता है वो अफोर्ड कर लेंगे। मैं ये हक साहब मुझे ऐसा लगता है कि हर टीवी डिबेट में या हर जहां चर्चाएं होती हैं, कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने होते हैं, लेकिन एक साथ आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। काश ऐसा होता कि आप वाकई साथ आते तो कभी शायद बजट बनाने का मौका भी मिल जाता। आऊंगा आप सबके पास। हमारे सहयोगी जो है देवनाथ, वो भी लगातार व्यापारियों के साथ बैठे हुए, वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई आपको इस बार क्या उम्मीद है, क्या खास होना चाहिए इस बार के बजट में। उम्मीद उनकी भी है बहुत सारी, क्योंकि सालों से वो व्यापार कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तमाम चीजें हैं। मैं देवनाथ का रुख करूंगा एक बार। देवनाथ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, देवनाथ अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि कुछ और खास है उनके लिए, क्योंकि सालों से वो व्यापार करते आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार देख ली, बीजेपी की सरकार देख ली, कहां लगा बजट अच्छा। चलिए एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, इसीलिए तो तेरा गम उठा लिया मैंने, जहां भी मिले तेरे कदमों के निशान, कसम खुदा की वहीं सर झुका दिया मैंने। व्यापारियों की हालात कम से कम इसी तरह की है। सरकार के साथ हमेशा खड़े रहे, सरकार के कदम मिलाकर चले हैं, हर टैक्स दिया है, लेकिन उनके लिए अगर कुछ हुआ है तो न के बराबर है, और यही इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप बताइए, लगता है कि इस बार वो कमी पूरी होगी? देखिए, उम्मीद हमें यही है, और खासकर प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार पीछे व्यापारियों के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि व्यापारियों के लिए मैं करूंगा कुछ, और मेक इन इंडिया का जो उनका सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब व्यापारियों के लिए वे कुछ करें। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस प्रकार, आप ये सोचिए कि जो मूर्ति वगैरह या कई सामान या लाइटें कहीं आती थी, बाहर से आती थी, वो अब यहाँ पर इंडिया की बात, मेक इन इंडिया बननी शुरू हो गई। आप बताइए सर, आप कहिए इस बार क्या है, कुछ उम्मीद बदल रही है? अगर हमें युवाओं का मजबूत आर्थिक तंत्र बनाना है तो हमें युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। टारगेट वो बनाने पड़ेंगे। सरकार का, मोदी जी का दर्पण बहुत सुंदर है, लेकिन मोदी जी ये भी बताएं बजट में कि पिछले बजट में जो उन्होंने स्कीम बताई थी वो कितनी अचीवेबल हुई। टारगेट शुड बी अचीवेबल, वो टारगेट बनाने चाहिए। अगर हमें अपने मजबूत राष्ट्र को बनाना है तो अब कोई देशों पे कब्जा नहीं होगा, आर्थिक तंत्र पे कब्जा होगा, और ऑनलाइन के द्वारा देश के आर्थिक तंत्र पर विदेशी कंपनियां, पूंजीपति कंपनियां कब्जा करने जा रही हैं। उसको बड़ी बात है। आप सहमत है क्या इनसे? मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारे मोदी जी का विजन है, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग मोदी जी कहते रहे हैं, और मैं डिमांड करता हूं 1 नेशन 1 टैक्स, यही सीढ़ी है जिससे हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही अनूप। अच्छा आप बताइए, आप
सर ये बताइए, आपको इस बार लगता है कि सरकार थोड़ा तो ध्यान देगी? बिल्कुल देना चाहिए, और जब तक अगर ध्यान नहीं देगी तो व्यापार बढ़ेगा कैसे? किसी भी देश की बैकबोन होती है व्यापार। अगर व्यापारी को ही कोई सहूलत नहीं देंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा और कैसे देश तरक्की? व्यापारी अनूप, सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हमारा योगदान है और सरकार वादे करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। आखिरी बार आपसे पूछ रहा था, आपके जहन में क्या चल रहा है कल के बजट? कल के बजट में हमारे को उम्मीद तो है जी, करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी इतना उनके साथ सहयोग करता है, इतना टैक्स, उसी के ऊपर सारी अर्थव्यवस्था हमारी चलती है, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कोई ऐसा जैसे मेडिक्लेम होता है, वो हमारे सीनियर जैसे अब इतने सालों से हम बैठे हैं उनके लिए कोई स्कीम निकाल दें भाई, चलो उनको जो है मेडिक्लेम फ्री होगा, ताकि वो अनूप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया जब कोई कर्मचारी है, सरकारी है या प्राइवेट है, उसको तो हर चीज मिल जाती है, उसको सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन इनको क्या है? इनको तो मेडिक्लेम भी नहीं, अपनी इनकी दुकान चलेगी, जब तक दुकान चली तब तक ये चल रहे हैं। तो कोई ना कोई स्कीम इन व्यापारियों के लिए, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं, इनके लिए होना चाहिए। और ये बताइए आखिरी में, कल आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो जो जीएसटी है बहुत सरल होना चाहिए, और दूसरी बात जो हमारी मांग है कि जो हमें लोन वगैरह बड़ी आसानी से मिलने चाहिए, जिसमें हम अपना व्यापार फिर से खड़ा कर, क्योंकि कोरोना काल के बाद हमारा व्यापार बैठते जा रहे हैं और आज की स्थिति ये है कि हमें अपना व्यापार करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार को चाहिए ये व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, जब व्यापार आगे बढ़ेगा तभी सरकार के पास टैक्सेस जाएंगे, सरकार आगे बढ़ेगी। आज हम चाहते हैं कि हमारे देश का सुधार हो, हमारे देश का विकास हो, वो कहां से होगा? जब तक हमारा व्यापार ही बैठता जाएगा, हमारी दुकानों पे ताला लगता जाएगा, तो वो कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि हमें छूट जितनी ज्यादा हो सकती है। आम व्यापारी की सोच क्या, ये आप बता रहे हैं, और शायद अगर हुक्मरान ये अभी देख रहे होंगे हमारे चैनल को, तो शायद इनके बात उन तक भी पहुंचे और कल कुछ बेहतर हो, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप बने रहिए देवनाथ, इन लोगों के साथ वापस मैं लौटूंगा, आपके पास कुछ और भी सवाल है वो भी करूंगा, लेकिन कुछ मेहमान है मेरे साथ, उनका भी रुख कर लेता हूं। शुभेंदु जी, आप सुन पा रहे होंगे, ये व्यापारी हैं दिल्ली के सदर बाजार के, और आम व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि अभी भी बहुत बोझ है हमारे ऊपर, हम चाहते हैं हमारे योगदान जब होता है इस देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे कुछ खास नहीं हो पाता है। क्या खास होगा इस बार इन व्यापारियों के लिए? इनका दर्द आपसे साझा हो रहा है। यदि हम सदर बाजार, चावड़ी बाजार या इन बाजारों की बात करें तो 2014 के पहले लगभग 3% लोग ही टैक्स रिजीम में आते थे। मींस वो लोगों का तो धंधा ही कांग्रेस ने नंबर 2 का चालू कर रखा था कि ना आप कैश में मटेरियल खरीदो, कैश में खरीदो, कैश में बेचो, ना बिल भरने की जरूरत, ना एक नंबर में पेमेंट करने की जरूरत, ना एक नंबर में पेमेंट लेने की जरूरत। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारे माध्यमों से जीएसटी को सरल किया गया। ये भूल गए यश श्रीवास्तव जी कि इनका कांग्रेस के जमाने में फॉर्म 31, स्टेट में घुसने के लिए एक अलग फॉर्म, यूपी में घुसने के लिए अलग फॉर्म, सीएसटी अलग, लोकल सेल टैक्स अलग, और उसका बाद में पैसा लेने के लिए फिर जाओ उन इंस्पेक्टर्स के पास। आज पिछले मोदी जी के आने के बाद 10 साल में ऐसा हो गया कि किसी इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स को आपको भरना है और उसके बाद आपका यदि बनता है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि इनको ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वही इंस्पेक्टर राज था जब आप जाते थे फाइल। आप एक बात बताइए शुभेंदु जी, आपको क्या लगता है कि जो चीजें हुई टैक्स को लेकर या फिर ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो हुई, ये चीजें आके जिंदगी आसान हो गई या मुश्किल हो गई? क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात आपको बता रहा हूं मैं, कैश का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। यश और बाकी जो मेहमान है वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, भाई आप कैश देके उन पहले जो होता था उससे ज्यादा गड़बड़ियां कर सकते हैं। ये कहा जाता है, भाई आपको भी कहा गया होगा, मुझे भी कहा गया है कि अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, सर इतना कैश दे दीजिए, इतना छूट मिल जाएगा। तो कहां से चीजें खत्म हो गई? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कहते हैं कैश दीजिए और देते हैं लोग, कहां है, कहां से दे रहे हैं, चीजें कहां व्यवस्था ठीक हो गई? देखिए मेरी बात समझिए अनूप जी, आप एक फ्लैट खरीदने गए, फ्लैट का मार्केट वैल्यू सपोज करो 50 लाख रुपए, और सर्किल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू 42 लाख रुपए है। तो 42 लाख रुपए तो एक नंबर में आपको खरीदना पड़ा, जो 8 लाख रुपए का डिफरेंस अमाउंट है। यदि जहां पर सर्किल रेट से ज्यादा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया
तो कैश में चले लो मैं वापस आऊंगा शुभेंदु जी, आपने मुझे समझा दिया है, लेकिन यश और एहतसामुल भाई समझे कि नहीं हक साहब, ये जानना जरूरी है। यश भाई समझ पाए शुभेंदु भाई जो कह रहे हैं? अनूप जी, मैंने कुछ मिनट पहले कहा था कि जीएसटी लाते समय इन्होंने देश के हर व्यापारी को चोर कह दिया था। अभी आपके सामने प्रमाणित हो गया है। शुभेंदु जी का कहना है कि चावड़ी बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, ये सब व्यापारी रास्ता देख रहे थे कि बस कांग्रेस जैसी सरकार रहे ताकि वो चोरी कर सकें। कैश का धंधा, पूरे देश के छोटे व्यापारियों को चोर बोलने वाले ये लोग अडानी अंबानी की चोरी पर आंख मूंद के बैठे हुए हैं। आप इस बात को समझिए, जो व्यापारी इनके खिलाफ बोल रहा है वो चोर है, वो टैक्स चुरा रहा है, वो कैश में धंधा कर रहा है।